upon 760 pressure in atmosphere, volume 50 ml by 1000, volume in liter, number of moles in Ra as it is, temperature 293 Kelvin, 20 degrees Celsius plus 273. Final pressure 1 atm, फाइनल वॉल्यूम 180 मतलब 750 दे रखा है और यहाँ पर 650 अपॉन 750 आएगा। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 750 है, 760 नहीं है। 750 अपॉन 750 प्रेशर इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है A4 में। नंबर ऑफ मोल्स इन आर सेम, टेम्परेचर 273 0 डिग्री सेल्सियस STP। दो बार PV इक्वल टू NRT लिखा और रेशो ले लो, हो जाएगा। हर्षिता एंड अनुष्का, नहीं हर्षिता एंड तनिषा। यस सर। चलो पार्ट 1 से फेक इट आउट था, पार्ट 2 पे चले अब हम। डाउट्स फ्रॉम पार्ट 2। यश, सावंत, यश कैन यू हियर मी? यस सर। तुम अभी मिलके गए हो मुझसे एक बार सेंटर पर कभी भी? नो सर। कहाँ रहते हो, नासिक में रहते हो, बाहर रहते हो? सर नासिक में ही रहता। तो फिर क्यों नहीं आए? सर उस दिन आया था मैं, आप मतलब मैं आया तभी चले गए थे। और उस दिन कब दिन था वो? सर इस मंडे को। अच्छा, 3:30 के बाद आए थे क्या? 3:15 के आसपास आए थे। कोई मिला था टीचर? हाँ सर, बाकी के टीचर्स मिले थे सारे। A4 part 2। A manometer attached to a flask containing with the ammonia gas, no difference in the mercury level initially. After sparking into the flask, the reaction takes place. Now, if it has difference of 6 centimeter in the two column, the partial pressure of H2 in equilibrium. Equilibrium means both reactant as well as product exist simultaneously. Such kind of changes is called equilibrium, जहां पर reactant product दोनों एक साथ exist करते हैं। Yeah, there is no 100% conversion, कुछ part convert हुआ होगा। चलो, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं PV equal to nRT से pressure is proportional to number of moles if volume is constant? Can we say that pressure is proportional to number of moles? Yes. Yes, sir. When we are saying they are reacting in the ratio 1:3 to produce 1 mole 2 moles of ammonia, क्या हम इसमें ऐसा भी बोल सकते हैं 1 atm can react with 3 atm to give 2 atm, 1 mm of Hg can react with 3 mm of Hg to give 2 mm of Hg? जिस रेशो में प्रेशर मोल्स रिएक्ट करेंगे उसी रेशो में प्रेशर रिएक्ट करेगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो अब हम आता है इनिशियल प्रेशर पर। इनिशियल प्रेशर दे रखा है 76, यानी लेफ्ट साइड का 76 है तो अमोनिया का भी 76, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। एटीएम के एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल में जाओगे तो अमोनिया मिलेगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, यहाँ भी 76 सेंटीमीटर, यहाँ भी 76। तो इनिशियल प्रेशर, अच्छा रिएक्शन मैंने अपोजिट लिख दिया है, मैं फिर से लिख देता हूँ रिएक्शन। NH3 गिविंग N2 + 3H2, कुछ ड्रिलिंग का आवाज आ रहा है क्या ज्यादा? Yes, sir. लेकिन ज्यादा significant आ रहा नहीं. है कुछ? थोड़ा है या ज्यादा है आवाज? थोड़ा है सर। चलो ठीक है, ध्यान जाए उस पे, ऐसा भी नहीं. ठीक। आई डोंट नो, कहीं आसपास ऊपर नीचे कहाँ पे कहीं कुछ काम चल रहा होगा, मुझे भी नहीं पता। मतलब मेरे घर में तो नहीं चल रहा है, कहीं और चल रहा है। 76 हमें इनिशियल प्रेशर दे रखा है, फाइनल प्रेशर दे रखा है 6 सेंटीमीटर डिफरेंस।
देखो, out of 76 mm of Hg, some ammonia has been reacted. 76 में से 2p react किया है. 2p can produce 3 and 3p. यदि 2p react किया है, remaining will be 76 minus 2p. तो इसका p बना, इसका 3p बना. Total pressure at equilibrium. Equilibrium means both reactant and product exist simultaneously. Such kind of situation is called equilibrium. So equilibrium में पता है क्या होता है? There are two types of reaction. थोड़ा सा मैं brief करता हूँ पहले इस बारे में. वैसे तो एक प्रॉपर चैप्टर है हमारे पास इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम 11th में. इसमें होता है एग्जैक्टली वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन. देयर इज अ फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन, सेकंड इज इरिवर्सिबल रिएक्शन. Reversible reaction can proceed in both the direction and both reactant and product can exist simultaneously. यहाँ पर दोनों ही exist करेंगे, reactant भी और product भी एक साथ. अब यदि हम बात करें irreversible reaction की, they can proceed only in one direction. उसमें irreversible reaction में एक टाइम ऐसा आएगा जब सारा का सारा reactant product में convert होगा. There is 100% conversion at some particular of time. But in case of reversible reaction, we do not have any time at which the whole reactant converts into product, because the product is converting into reactant at the same time. जब reactant से product बन रहे हैं, product से भी reactant बनेंगे उसी टाइम पर. तो reactant 100% consume होगा, ऐसा practically possible नहीं होगा for reversible reaction, equilibrium reactions. Clear? Equilibrium वो situation होती है जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाते हैं. एट दैट पॉइंट व्हेन वी अचीव द इक्विलिब्रियम इन रिवर्सिबल रिएक्शन, देयर इज नो नेट चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स. अमोनिया के यदि 15 मोल्स इनिशियली लिए हैं, इक्विलिब्रियम पे आकर वो 10 हो गए, तो वो इनफाइनाइट टाइम तक 10 मोल्स ही रहेंगे. इट विल नॉट चेंज. क्लियर? सो जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मोल्स है वो फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. क्या इतना क्लियर है? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब आ जाते हैं बैक टू क्वेश्चन. हमें यहाँ पर फाइनल प्रेशर दिस प्लस दिस प्लस दिस व्हिच इज गिवन 6 सेंटीमीटर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 वो तो है ही, उससे 6 सेंटीमीटर मर्क्यूरी कॉलम में डिफरेंस आ गया है. तो यहाँ से p निकाल लो सबसे पहले. ये 76 कैंसल, 4p minus 2p, 2p equal to 6, p equal to 3. ये आ गया. हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में? What is the partial pressure of H2? H2 का partial pressure, p को 3 रखो तो 9 आ जाएगा. Partial pressure भी मुझे वैसे तो डिफाइन करना बाकी है, आज मैं करने वाला हूँ. बट अभी के लिए ये समझो, partial pressure है तो प्रेशर ही. हाइड्रोजन जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो उसका पार्शियल प्रेशर, नाइट्रोजन जितना करेगा उसका पार्शियल प्रेशर, अमोनिया जितना करेगा उसका पार्शियल प्रेशर. तीनों को ऐड करोगे तो टोटल प्रेशर. क्लियर? आर्य? Yes, sir. Sir, हाँ. सर वो 76 में से -2 प्रेशर क्यों किया था मैं? 2x रिएक्ट किया, x बना, 3x बना. यदि 2x 2p रिएक्ट किया तो पहले 76 था, 76 में से 2p रिएक्ट कर गया, बच गया 76 minus 2p. यस सर, समझा. थैंक यू सर. इसके बाद था फिर क्वेश्चन नंबर 6. A4 काफी बच्चों का डाउट था, अच्छा क्वेश्चन था वैसे. अनुष्का, यश, समझ में आया ना A4 पार्ट 2 का? Yes, sir. Then A6 from Anushka. If the pressure of a gas contained in a closed vessel is increased by 0.4% when heated by 1 degree Celsius, its initial temperature must be. If the pressure of a gas contained in a closed vessel, हमने प्रेशर को 0.4% से बढ़ाया, टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाया.
PV इक्वल टू NRT 2 बार लगा दो, use PV इक्वल टू NRT 2 times. पहले P को ले लेते हैं हम P, वॉल्यूम V, NRT, PV इक्वल टू NRT. नाउ प्रेशर इज इंक्रीज बाय 0.4%. तो पहले P था तो अब हो गया 1.04 P. यदि पहले P है 0.4% से इंक्रीज हो रहा है प्रेशर S6 में, तो 0.44% से होता तो 0.04, 0.4 by 100 0.004 हो जाएगा. दिस इज द फाइनल प्रेशर. 0.4% से इंक्रीज हो रहा है. 100 है तो 104, 1 है तो 1.004, सॉरी 100 है तो 100.4. Clear? 0.4%. So the final pressure will be 1.004 P. Volume सेम रहेगा, क्लोज वेसल है. NR सेम रहेंगे. टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज किया है, T+1. पता है चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन बोथ आर सेम. तो चेंज सेम होता है क्योंकि ये भी 273, यदि लेट से मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस है 273 केल्विन, 1 डिग्री सेल्सियस है तो 274 केल्विन. चेंज विल रिमेन सेम. दोनों का रेशो ले लो, ये V कैंसल, ये NR कैंसल, ये P कैंसल, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 1.004, ऊपर बचा T, नीचे बचा T+1. चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, T+1 इक्वल टू 1.004 T. तो T आ जाएगा 1/0.004, 1000/4, 250 केल्विन. अनुष्का क्लियर? Yes, sir. इसके बाद है A8. A balloon weighing 50 kg is filled with this. What will be the payload? ये हेडिंग बची है पेलोड कैपेसिटी, अभी हुआ नहीं है. तो A8 पेलोड कैपेसिटी के बाद समझ में आएगा. इसके बाद यश का है A11. Under what condition will a pure sample of an ideal gas not only exhibit a pressure of 1 atm but also a concentration of 1 mole per liter? A11, PV equal to NRT. देखो यश प्रेशर 1 दे रखा है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर दिया है, एटीएम लीटर यूनिट में डील कर रहे हैं हम. आर का वैल्यू एटीएम लीटर में, टेम्परेचर निकाल लो. टेम्परेचर रफली 12 केल्विन आएगा, अप्रोक्सीमेशन है थोड़ा सा यहाँ पर. ठीक है? यस. PV equal to NRT, number of moles per unit volume, concentration, moles per liter 1. इसके बाद है A11 के बाद तनीषा का A3. A3 तो तनीषा कल ऐसा एक एग्जैक्टली क्वेश्चन किया था, यहाँ पे छोटा सा और एक्स्ट्रा एक फैक्ट पिक्चर में आएगा. चलो कर दो मैं बोर्ड पर. बेस्ड ऑन प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम. अच्छा क्वेश्चन है. A3 60 डिग्री. कितना कितना लेंथ है? 20 है ना दोनों.
ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर प्रेशर निकालना है पॉइंट ए पर। सबसे पहले तो हम वर्टिकल हाइट निकालते हैं। ये 20, ये 60, तो वर्टिकल हाइट कितना हो जाएगा? 20 cos 60 हो जाएगा क्या वर्टिकल हाइट? क्या इसका 20 के करस्पॉन्डिंग वर्टिकल हाइट 20 cos 60 होगा? 60 डिग्री एंगल 20 है, तो वर्टिकल हाइट हो गया 20 cos 60, और cos 60 होता है 1/2। क्या इतना हमें समझ में आता है? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे आ गए हम 10 सेंटीमीटर पर। इसका भी वर्टिकल हाइट 10 सेंटीमीटर, इसका भी वर्टिकल हाइट 10 सेंटीमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर A3 में दे रखा है 75, तो इस पॉइंट पर 75, तो यहाँ पे भी 75। अब तुम ऊपर जा रहे हो, अपसाइड द लिक्विड प्रेशर डिक्रीजेस। ये भी Hg है 75, ये भी Hg, तो 75 माइनस 10 कितना वर्टिकल हाइट दे? 10 सेंटीमीटर वर्टिकल हाइट पे चले गए। तो ये हो गया 75 माइनस 10 इस पॉइंट पर। अब फर्दर जाओगे, बट ये तो Hg नहीं है, ये तो कोई दूसरा लिक्विड है जिसका डेंसिटी 6.8 है। तो एक काम करते हैं, इसका जो वर्टिकल हाइट 10 सेंटीमीटर है उसको हम Hg के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। यदि Hg होता तो कितना हाइट होता सेम प्रेशर डिफरेंस पर? तो प्रेशर डिफरेंस H1 ρ1 g, H2 ρ2 g, ये g कैंसल, H1 हमें दे रखा है 10, डेंसिटी 1 6.8, ये Hg के रिस्पेक्ट में हाइट आ गया, डेंसिटी Hg का 13.6, एग्जैक्टली ये 2 से डिवाइड हो रहा है 5। समझना किया क्या है, जो हमारे पास लिक्विड है जिसका डेंसिटी 6.8, we replace that liquid with the mercury, then the equivalent height of mercury in order to get the same pressure difference between these 2 points is half of the initial length. प्रेशर डिफरेंस H rho G दोनों को इक्वेट किया और इक्विवेलेंट हाइट निकाला है, जैसा कल हमने निकाला था वाटर का इक्विवेलेंट हाइट, याद है? बैरोमीटर में निकाला था। Yes, sir. यस सर। वो हमने Hg का इक्विवेलेंट हाइट निकाला 5 सेंटीमीटर। सो 75 माइनस 10 Hg, और फर्दर इसका इक्विवेलेंट हाइट Hg का 5, सो आंसर आ गया 60 आंसर। इस क्वेश्चन को we can perform its calculation in 2-3 different way, but this is the easiest way, और ये बोल सकते हैं proper approach to solve such kind of question। तुम HROG को सॉल्व करने जाओगे बहुत लेंथी हो जाएगा। सर यस सर हम वो एक्चुअली वो प्रेशर में से हाइट को क्यों माइनस करके, मतलब 75 माइनस 10 किया था ना सर when we are हमने। going upside the liquid pressure decreases, when we are going downside the liquid pressure increases। ऊपर जाने प्रेशर डिक्रीज होगा, नीचे जाने प्रेशर इंक्रीज होगा। मैं फिर से बोलता हूँ, ऊपर जाने प्रेशर डिक्रीज, नीचे जाने प्रेशर इंक्रीज। इस पॉइंट पे उतना प्रेशर है जो 75 सेंटीमीटर Hg कॉलम लगाता है, ऊपर जा रहे हो 10 सेंटीमीटर, तो 75 से 10 माइनस किया। यस सर, थैंक यू सर। क्या जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया था ऐसा ही किया था? अभिषेक, Yes, आर्य, ऐसा ही किया था? सर मैंने वो एचरोजी का वैसे किया। ठीक है, तो ध्यान रखना ना, ये मुझे मतलब ये लगा था, देखिए काफी बच्चों ने इसका आंसर लाए होंगे, बट प्रॉपर अप्रोच शायद तुम यूज नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि इस टाइप का पहला क्वेश्चन शायद मैं कर रहा हूँ। सर उसमें से अगर हमने रोजी कॉमन लिया तो सिर्फ वो एच की मतलब जो वैल्यू थी वही होगी ना सर? हो, हाँ होगा वही। ये फिर भी थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है, इससे और भी कॉम्प्लिकेटेड कुछ क्वेश्चन बना तो फिर उस वे में, मतलब जो मैंने बोर्ड पे किया अप्रोच बेटर है। ये तो तुम्हें समझाने के लिए इतना कैलकुलेशन भी करना पड़ा है, यदि प्रैक्टिस होगी ना तो 6.8 सीधा दिख रहा था, मतलब मुझे सॉल्व भी नहीं करना पड़ता, मैं क्वेश्चन पढ़ के विद इन 15-20 सेकंड आंसर भी बता सकता हूँ। प्रैक्टिस के बाद तुम भी कर पाओगे। आफ्टर A3 हो गया शायद सब कुछ। क्या किसी का कोई डाउट पेंडिंग है? कोई डाउट इसके अलावा?
Next heading, payload capacity of balloon. Payload capacity of a balloon. It is the maximum weight which can be lifted by a balloon system under atmospheric condition. Condition of lifting, किसी भी fluid में, चाहे वो liquid हो चाहे air हो, उसमें कोई भी substance भी lift करेगा, ऊपर आएगा, तो उसकी condition ये होती है, density of the system which is lifting inside the fluid is less than equal to density of the fluid. यहाँ पे air है open to atmosphere. Even एक बकेट में जिसमें पानी भरा होता है, उसमें प्लास्टिक मग को जब हम डिप करते हैं वो अपने आप ऊपर आ जाता है, क्योंकि उस प्लास्टिक मग की डेंसिटी उस लिक्विड पानी से कम होती है। ठीक, तो जब भी डेंसिटी कम होगी एक किसी भी सब्सटेंस की, वो फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस में ऊपर लिफ्ट करेगा। So we can have two types of balloon system. First balloon system hot air balloon, second balloon system gas balloon. दोनों ही balloon system तुमने देखे होंगे। एक को तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 100% बच्चों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा गैस बैलून को। कभी बचपन में घूमने फिरने जाते हैं, वो गैस बैलून रहता है, छोड़ देते हैं तो हवा में चला जाता है ऊपर। किया है, यूज किया है गैस बैलून? यस सर। और अभी कुछ दिवाली पर शायद एक नए टाइप के बैलून आते हैं जिसमें वो दीपक लगा देते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। यस सर, यस सर। वो एक हॉट एयर बैलून, और जो तुमने गैस वाला छोड़ा है हाइड्रोजन हीलियम का, वो होता है, हीलियम रहता है वैसे उसमें, वो होता है गैस बैलून। गैस बैलून में जो डेंसिटी होती है गैस के अंदर वो काफी कम होती है। सो डेंसिटी ऑफ गैस इज लेस। उसमें लाइट गैस रखते हैं, हम लाइट गैस रखते हैं, हीलियम वगैरह ऐसा कुछ रखा जाता है उसमें, एयर की डेंसिटी से जिसका कम हो, मोलार मास कम हो। हॉट एयर बैलून में हम क्या करते हैं, जो बैलून के अंदर गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी कम होती है तो वो लिफ्ट होने लगता है। हॉट एयर बैलून दिवाली वाला, वो एक छोटा सा बैलून दीपक लगा के उसमें कुछ कैंडल होता है, उसे हम बंद करके ऊपर छोड़ते हैं। सेकंड हॉट एयर बैलून जो मूवीज में भी देखा है हमने काफी, कौन सी मूवी का एग्जांपल लूं मैं, हाँ द मम्मी रिटर्न या द मम्मी 1, आई डोंट रिमेम्बर। देखी होगी सभी ने, कितने बच्चों ने देखी, हैंड रेज करो। द मम्मी रिटर्न, द मम्मी, अच्छा मूवी है।
मतलब मैंने तो शायद देखी होगी 10-15 साल पहले, जेई के जस्ट बाद देखी होगी, मतलब कॉलेज में जाके देखी होगी। ओके, तो उसमें तुमने देखा होगा वो लास्ट में जब पूरा सब प्रलय आ जाता है तब वो गैस बैलून से ऊपर रुकते हैं, याद है, ध्यान है उस मूवी में? यस सर। वो जो टेम्पल में सब सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर वो गैस बैलून से उसके ऊपर जाते हैं। तो वो सॉरी नॉट गैस बैलून, हॉट एयर बैलून से। अदरवाइज हॉट एयर बैलून काफी बार टूरिस्ट प्लेस पे भी देखने को मिलते हैं, कुल्लू मनाली हो गया, गोवा हो गया, हो सकता है कुछ बच्चों ने उसका एक्सपीरियंस भी लिया हो बैठने का, राइट। और एक और मूवी रिसेंटली आई थी, कॉमेडी मूवी थी शायद धमाल या ढोल, पता नहीं कौन सी, उसमें भी होता है, ठीक है। सो बस बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, उसके अंदर जो गैस है उसका डेंसिटी कम करना है, ये बेसिक लॉजिक है। क्या डेंसिटी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है PM/RT आइडियल गैस के लिए या नहीं किया है? यस सर। कहाँ पे किया है? वेपर डेंसिटी। पेपर डेंसिटी के लिए किया था। 2 मिनट लगेगा, मैं वो भी डिराइव कर देता हूँ। वेट बाय मोलार वेट, नंबर ऑफ मोल्स को लिखा, डेंसिटी होता है वेट बाय वॉल्यूम PM/RT फॉर आइडियल गैस। तो डेंसिटी को कम करना है। देखो ये जो बैलून सिस्टम है इट इज इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर, तो इसका प्रेशर तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वही रहेगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा, आर चेंज नहीं होगा। बचा क्या ऑप्शन? मोलार मास को कम कर दो तो डेंसिटी कम, मतलब गैस बैलून। टेम्परेचर को बढ़ा दो तो डेंसिटी कम, हॉट एयर बैलून। So by this two means we can decrease the density of the balloon system, right? कॉपी करो नहीं किया है तो। पेलोड वो मैक्सिमम वेट है जो बैलून लिफ्ट कर सकता है, या जिस कंडीशन पे इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा जब इक्वल साइन हो जाएगा। तो इसका अपना कुछ का खुद का ऊपर उठने का कैपेसिटी है, तुम उसमें वेट डालते जाओ डालते जाओ, एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा तुमने इतना वेट उसमें डाल दिया कि अब वो ऊपर उठना बंद हो जाएगा, जहां पे वहीं पे रह जाएगा, डेंसिटी ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी। उस पॉइंट पे ना वो ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, दैट इज कॉल्ड पेलोड। बैलून मटेरियल का मास स्मॉल m ले लेते हैं हम। हो गया इतना कॉपी? Now mathematical part of this heading, how to go for calculation. Density of balloon system should be less than density of air. PM by RT तो मैं नहीं लिख पाऊंगा यहाँ पर। यहाँ पे हम लिखते हैं डेंसिटी ऑफ बैलून सिस्टम। बैलून सिस्टम में है बैलून गैस, बैलून मटेरियल एंड पेलोड। सो वेट ऑफ गैस प्लस वेट ऑफ बैलून मटेरियल जिससे वो बना है प्लस पेलोड। This is the weight of whole balloon system, first, second and third तीनों के weight को ऐड कर दिया upon total volume of the balloon system. Yeah, total volume of balloon system should be less than density of air. अब density of air को we can write PM/RT, PM of air by RT, कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं हम। So तीनों का जितना भी मटेरियल है उसको ऐड किया, वेट को अपॉन टोटल वॉल्यूम शुड बी लेस देन इक्वल टू PM/RT, मोलार मास ऑफ एयर, एवरेज मोलार मास लेना होगा एयर का। Either you can write one more thing here, weight of gas plus weight of material, balloon material plus payload
हाँ पेलोड निकाल रहे हैं तो इक्वल साइन कर देना ना, पेलोड में इक्वल आ जाएगा मैक्सिमम वेट। अब यहां पर वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, वन मोर वे टू फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ एयर। हमारा जब बैलून, मान लो ये बैलून सिस्टम है, अभी यहाँ पे एयर है, जब ये बैलून सिस्टम एयर में आएगा यहाँ पर तो इतना वॉल्यूम एयर का उसने डिस्प्लेस कर दिया होगा, तो जितना वॉल्यूम एयर का डिस्प्लेस किया उसका वेट अपॉन उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम तो वो है जो बैलून सिस्टम का है, तो ये वॉल्यूम और यहाँ पे वॉल्यूम दोनों सेम हो जाएंगे, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस अपॉन टोटल वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया। So one way to like to relate them, another way to relate them depends which kind of information is given in the question. सर बोलो। सर वो सेकंड नहीं समझ। डेंसिटी होता है वेट ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर वेट ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर। सो जितना वेट एयर का डिस्प्लेस हुआ है बैलून के आने से उतना ही वॉल्यूम, तो उतना ही वॉल्यूम मतलब बैलून का वॉल्यूम। यहाँ पर पहले एयर थी, अब बैलून आ गया है, तो बैलून आ गया तो यहाँ पर बैलून जो भी एयर का वेट डिस्प्लेस हुआ अपॉन एयर का वॉल्यूम, उतनी एयर की डेंसिटी है। यस सर, थैंक यू सर। स्वानंद समझ में आया? यस सर। तनिषा का मैसेज था सर व्हाट इज एवरेज मोलार मास ऑफ एयर? एवरेज मोलार मास ऑफ एयर, मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। वैसे तो इसमें और भी केसेस होते हैं, मेजर 99% तो ये दोनों होते हैं, और यदि मैं वैसे तो शायद क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी नहीं दी है तो इसको मैं 79%, इसको 21% या 80-20 ले लेते हैं। 32 इंटू मोल फ्रैक्शन 0.8, 28 इंटू ये 28 आएगा और ये 32 आएगा इंटू 0.2, तो अप्रोक्सीमेटली आ जाता है 28.8, 28.8, 28.75, 28.9 इसके आसपास आएगा, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन। Yes, sir. M1x1 plus M2x2। समीक्षा, पवन, समझ में आ रहा है इतना? Yes, sir. यस सर। हिमांशु तुम लास्ट लेक्चर में नहीं थे मेरे कल, मतलब? यस सर। हाँ तो यस नहीं मतलब मैं क्वेश्चन पूछूंगी क्यों नहीं थे। सर वो मोबाइल के रैम सिर्फ 3 GB है ना, तो कभी कभी प्रॉब्लम होता है। मोबाइल का रैम सिर्फ 3 GB। हाँ हाँ तो जरूरियात होते हैं ना, तो उसकी वजह से कभी कभी इनसफिशिएंट होता है, तो लैग करने लगता है। मोबाइल का रैम 3 GB है तो उससे क्या मतलब लेक्चर अटेंड नहीं हो पाता है? हाँ सर, लेकिन अभी वो बाकी के भी इनकम ऐप्स डिलीट कर दिए ना, तो अभी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अभी मतलब आज से प्रॉब्लम नहीं आ रही, कल ही आई थी ऐसा? पता नहीं। मैं जिससे लेक्चर ले रहा हूँ ना ये भी 3-4 GB रैम है इसका, और टेप का मेरा तो 2 GB रैम ही है, जिससे मैं पिछले 1-1.5 साल से लेक्चर ले रहा हूँ। डेफिनेटली मैं उसमें कुछ और नहीं करता हूँ, तो गेमिंग और ये वो सब कुछ टाइम पास नहीं करता हूँ, तो तुम जितना काम का उतना रखोगे तो शायद 2 GB भी इनफ होगा। ओके सर। नेक्स्ट हेडिंग, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अच्छा कितने बच्चों ने वो एक्सपर्टाइज अटेंडर वाले क्वेश्चन अटेंड किए हैं? कुछ हैंड रेज करो जरा,
जिन बच्चों ने किए हैं? ठीक है, अच्छी बात है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ दिनों में और भी कुछ बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, तो जब भी तुम बोलोगे कि सर वो भी हो गए हैं तो मैं उसके भी डाउट्स ले लूंगा। डेफिनेटली सबसे पहला प्रेफरेंस है एक्सरसाइज 1 2 3 बुकलेट, उसके बाद ही एक्सपर्टाइज अटेंडर पे जाना है। अदरवाइज फिर होगा ये कि कॉन्सेप्ट हमारा बेसिक ही स्ट्रांग नहीं होगा और हम बहुत हाई फाई वाले क्वेश्चंस कर रहे होंगे जिसका कोई यूज नहीं है फिर उस टाइम। ठीक है, बस वो क्वेश्चन मैंने इसलिए दिए हैं, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है हमारा बहुत अच्छे से हो गया है, हमें और भी एकदम एक्सपर्ट होना है उन चैप्टर में, तो दिए गए हों। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 2 3 इज ऑलवेज प्रायोरिटी, उसके बाद फिर उस क्वेश्चन पे जाना। और एचएलपी पीछे के जो एक्सरसाइज हैं वो कब करने हैं, जब मैं बताऊंगा तब। और अगेन तुम्हें लगता है कि नहीं अभी हमारे पास इनफ टाइम है, अभी एचएलपी मत करना ना, हो गए तुम अभी करके बैठ जाओगे, मैं डाउट सेशन अभी नहीं लूंगा, वो रिवीजन के टाइम पे लूंगा फिर जब सेशन एंड होगा। और फिर तुम अभी से करके बैठ जाओगे तो फिर मतलब डिस्कशन नहीं होगा। तो मैं लगता है कि हमें कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तुम मुझे बता देना, मैं या तो कोई ई बुक है मेरे पास वो मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगा। हाँ, वैसे मैंने जैसे अभी बताया कोई भी बुक रिफर करने के लिए अभी केमिस्ट्री में नहीं बोला गया है, बट स्टिल इफ यू नीड कि नहीं सर हमें थ्योरी भी और क्वेश्चंस के लिए दोनों के लिए कोई बुक चाहिए, तो मैं तुम्हें एक बुक बताता हूँ फिर। बुक कहाँ गया मेरा? ये बुक है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए स्पेशली, के एस वर्मा ऑथर हैं और सिंगेज पब्लिकेशन है। इसमें जेई एडवांस के लिए वैसे तो एकदम बेसिक से चीजें स्टार्ट की, थ्योरी भी है इसमें, तो बेसिक से चीजें स्टार्ट की। और इसमें अच्छा मुझे थोड़ा सा ये लगा है बुक में, टॉपिक वाइज थ्योरी दे रखी है, तुम थ्योरी पढ़ते जाओ और उस थ्योरी के बाद हर एक थ्योरी के बाद उस पे 2 3 4 कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हैं, तो हम एग्जांपल देखें, खुद ट्राई करें, नहीं यार तो फिर सॉल्व है, तो उससे कॉन्सेप्ट थोड़ा बिल्ड होते जाएगा। बट ये बुक तब रिफर करनी है जब तुम्हें हो सकता है कोई टॉपिक लेक्चर तुम्हारा मिस हो गया, लेक्चर में कुछ नहीं समझ में आया तो। अदरवाइज थ्योरी के लिए जैसा मैं डे 1 से हूँ बेस्ट है हमारे लेक्चर नोट्स, और इसीलिए बुक रिफर करने के लिए मना किया गया था कि तुम पहले लेक्चर नोट्स से ही अच्छे से बनाओ और अच्छे से करो। तो ये अच्छा बुक है पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का, पार्ट 1 फॉर 11 फिजिकल केमिस्ट्री, पार्ट 2 फॉर 12 फिजिकल केमिस्ट्री। भैया यही तुम ऑनलाइन भी ऑर्डर करोगे तो देख लो थोड़ा सा, राइटर एंड ऑल। बट अगेन कुछ ऐसा कंपल्सन नहीं है कि लेना ही है, जस्ट यदि किसी को रिक्वायरमेंट लगती है किसी चैप्टर में तो। फिजिकल के लिए है, इनऑर्गेनिक के लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा जेडीली इंडियन वर्जन, जो सुदर्शन गुहा राइटर है जेडीली का, वो फॉरेन वर्जन मत लेना, उसमें फिर बहुत ज्यादा चीजें सिलेबस से बाहर की आ जाएंगी, आईआईटी के सिलेबस से भी ज्यादा चीजें होंगी फिर। और ऑर्गेनिक के लिए तुम एसटी सर से बात कर सकते हो, जो भी वो सजेस्ट करें। बट अगेन फर्स्ट प्रायोरिटी इज अवर लेक्चर नोट्स फॉर द थ्योरी, एंड क्वेश्चंस फ्रॉम आवर बुकलेट इज लाइक द बेस्ट वन, उससे अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन किसी भी बुक में नहीं। एक्सरसाइज 1 2 3 ये हमें सबसे पहले करना है, फिर हमें टाइम मिलता है तो बुक पे जाना है केमिस्ट्री में।
सो द पार्शियल प्रेशर, जिस रूम में हम बैठे हुए हैं उस रूम में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, and so many other gases are also there. If we say whatever the pressure exerted by the molecules of nitrogen on the surface, जितना pressure nitrogen के molecules collide होके लगा रहे हैं, that is the pressure of partial pressure of nitrogen. मैं थोड़ा सा और इसको डेप्थ में बताता हूँ. ये हमारे पास एक वेसल है, इसमें है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड CO2. लेट्स से so nitrogen, oxygen and CO2, all molecules are moving randomly here and there in all the directions. During their movement they are going to collide with the wall of the vessel. When they are colliding with the wall of the container, they are exerting certain force. That force per unit area is pressure. जो भी वो प्रेशर लगा रहे हैं वॉल पर, वो फोर्स पर यूनिट एरिया होगा प्रेशर. क्या इतना हमें समझ में आता है? यस तो अब नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल जो यहाँ पे कोलाइड हो रहे हैं, तो वो कुछ फोर्स लगा रहे हैं, उसका फोर्स पर यूनिट एरिया, कार्बन डाइऑक्साइड का फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका फोर्स पर यूनिट एरिया, सबका इंडिविजुअल मॉलिक्यूल जब जाके कोलाइड हो रहे हैं तो उनका एवरेज फोर्स पर यूनिट एरिया विल बी देयर पार्शियल प्रेशर. टोटल फोर्स निकालना है तो तीनों को ऐड कर देंगे. सो पार्शियल टोटल प्रेशर क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2. We can use PV equal to nRT on total pressure as well as partial pressure. इसका मतलब ये हुआ नाइट्रोजन का प्रेशर कितना होगा? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन RT अपॉन V. RT और V तीनों के लिए सेम होगा. क्यों? क्या नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल पूरे वेसल में प्रेजेंट है? पूरा वॉल्यूम. सो वॉल्यूम सबके लिए सेम, टेम्परेचर जो भी सिस्टम का है, सिर्फ चेंज क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे और पार्शियल प्रेशर चेंज हो जाएगा. क्लियर? सो ये जो मैंने लिखा है और एक्सप्लेन किया है, दिस इज डाल्टन्स लॉ, जिसे अब मैं थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखा देता हूं. यू डोंट नीड टू कॉपी दिस थिंग ना. समझ में आया व्हाट इज पार्शियल प्रेशर एग्जैक्टली? यस सर. वॉल्यूम हर गैस का सेम होगा जो सिस्टम का वॉल्यूम है.
क्योंकि पूरे सिस्टम में गैसेस मूव कर सकते हैं। डाल्टन्स लॉ। टोटल प्रेशर ऑफ अ नॉन reacting gaseous mixture is equal to sum of partial pressure तो दो पार्ट में इसके स्टेटमेंट को ब्रेक किया है। टोटल प्रेशर ऑफ अ नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर, नॉन रिएक्टिंग इसलिए बोला है, पता चला हमने नाइट्रोजन हाइड्रोजन लिया एंड दे आर रिएक्टिंग टू गिव अमोनिया, उन्होंने कुछ और ही बना दिया, is equal to sum of partial pressure of each gas present in the mixture, Pa plus Pb plus Pc and so on, जितने भी गैसेस है सबके पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दिया गया है। Second statement, partial pressure of each gas is proportional to mole fraction of gas present in the mixture. So A का partial pressure उसके mole fraction के proportional होगा, इसको मैं प्रूफ करूंगा। ये बेसिक लॉजिक पे बेस्ड है, मतलब ये बोल सकते हैं कि फंडामेंटल हो गया, ऐसा होना ही है। टोटल प्रेशर का एडिशन, टोटल प्रेशर विल बी द एडिशन ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसको हम प्रूफ करेंगे, ऐसा है। कॉपी कर लो जल्दी। यदि गैसेस रिएक्टिंग होगी तो पहले तो रिएक्शन लिखना होगा, रिएक्शन लिखने के बाद फिर देखना होगा क्या बचा है क्या बना है। जो भी किया भी था ना अमोनिया वाला केस, N2 और H2 बना था, तो उसमें हमने -2p will give 3p कुछ ऐसा लिखा था, तो उस वे में इंटरप्रेट करना पड़ेगा। और यदि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसे भी पिक्चर में लेकर आना पड़ेगा। Yes, sir. Partial pressure of A, moles of A, RT upon B. Partial pressure of B, moles of B, RT upon B, and so on. Total pressure, total moles, RT upon B. चलो एक काम करो, PA upon P total कर दो, this by this कर दो, so Na RT upon B will cancel out,
एन टोटल RT अपॉन V, ये तो कैंसिल हो गया। व्हाट इज दिस मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर का मल्टीप्लाई कर दिया। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, टोटल प्रेशर इज कांस्टेंट। Partial pressure of B लिखना है in the similar manner, XB into total pressure and so on. Have you done with periodic property, periodic table? Yes, sir. Yes, sir. Complete हो गया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, शायद periodic table का बुकलेट अभी तक नहीं आया था, 2 दिन पहले ही आया है। यस सर, मिलिए। सर वेपर डेंसिटी इसका ही पार्ट है। नहीं, vapor density and vapor pressure both are different thing. सॉरी सर, मतलब वेपर प्रेशर ये पार्ट का है। हाँ, vapor pressure इसी का ही continuation में। Can anyone explain what is vapor? What is the difference between vapors and gases? बहुत यूज किया होगा तुमने रेगुलर रूटीन में। कहां पे मैं बताता हूं, तुम जनरली बोलते हो नाइट्रोजन गैस बट वाटर वेपर्स। वाटर को गैस, H2O को गैस काफी कम मतलब बोला जा सकता है, बट कम सिचुएशन में बोलते हैं। नाइट्रोजन वेपर्स नहीं बोलोगे तुम, नाइट्रोजन के गैस ही बोलोगे। सर डेफिनेटली उन बच्चों से तो मैं आंसर एकदम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिन बच्चों ने अटेंड कर रखा है लेक्चर। अली बेच बोलो, हिमांशु तुम बोलो। सर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में यूजुअली गैसेस फॉर्म में मिलता है, लेकिन वाटर नेचर में लिक्विड फॉर्म में मिलता है यूजुअली, इसलिए उसे वाटर वेपर कहते हैं।
आंसर तुम्हारा थोड़ा ठीक है, बट साइंटिफिकली थोड़ा सा और उसको करेक्ट किया जा सकता है साइंस के अकॉर्डिंग। अभी तुमने कॉमर्स वाले बच्चों जैसा आंसर दिया है, गलत नहीं है वो भी। यस अभिषेक। सर वेपर्स बॉइलिंग पॉइंट के बिलो एग्जिस्ट करते और गैसेस बॉइलिंग पॉइंट के अबव। If any liquid exists in the form of gases below its boiling point, we call it vapor. If any substance exists in gaseous phase above its boiling point, then we call it gas. नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट जो है -78 डिग्री सेल्सियस है, तो -78 डिग्री सेल्सियस अभी हमारा रूम टेम्परेचर उससे ज्यादा है, तो 298 केल्विन है, या ये बोले 0 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस है। सो वी आर अबव द बॉइलिंग पॉइंट, हम उसको गैस बोलेंगे, जो एक्सपेक्टेड था कि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वो गैस में होगा, बट बिलो बॉइलिंग पॉइंट गैसेस फेज में एक्सपेक्टेड नहीं होता है। स्टिल वी कैन हैव सम गैसेस फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस। इसमें पानी है, तुम एक वेसल में पानी रखो, क्लियर, उस वेसल में पानी रखो, तुम्हें कुछ वेपर्स के पार्टिकल दिखेंगे, स्पेशली ग्लास का वो है, ऊपर से तुम उसे ढक दोगे तो कुछ वेपर्स के पार्टिकल दिखेंगे क्या तुम्हें, और समर सीजन में ज्यादा दिखेंगे, धूप में रख दिया गलती से तो बहुत ज्यादा दिखेंगे। सनलाइट का भी टेम्परेचर तुम देखोगे 35-37 डिग्री सेल्सियस है, और समर में भी चल जाओगे तो 45 डिग्री मैक्सिमम। 45 डिग्री स्टिल ज्यादा आवाज आ रही है क्या ड्रिलिंग की? सर आपकी क्लियर आ रही है। सो 45 डिग्री पर भी वाटर लिक्विड में रहना चाहिए, बट उसके कुछ वेपर्स आ गए यहाँ पर। वैसे तो तुम्हें जो ड्रॉप्स दिख रहे हैं वो तो वाटर ही है, मॉलिक्यूल्स ही है वाटर के लिक्विड में, बट वो वेपर से कन्वर्ट हुए। तो हम जो वर्ड यूज करते हैं ना ह्यूमिडिटी, दैट इज वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। सो एनीथिंग व्हिच प्रेजेंट इन gaseous phase below its boiling point, which is not expected, is called vapors. Anything which exists in gaseous phase above its boiling point called gas. Yeah, so vapors are the gases, but all gases are not vapors. ये एक वेसल है, लेट्स हमने इसमें H2 ले लिया, तो you can take any liquid. Initially vacuum is present here. Now this H2O has tendency to vaporize from here. कुछ वेपर्स बनाएंगे वो यहाँ पर, तो अब ये वेपर्स एक दूसरे से कोलाइड होकर कंडेंस नहीं होंगे, मतलब इट इज अ टू वे प्रोसेस, इट इज अ इक्विलिब्रियम प्रोसेस। Vapors liquid converts into vapor phase, vapors again convert into liquid phase, और ये साइकिल इनफाइनाइट टाइम तक चलता चला जाएगा यदि तुम इसको डिस्टर्ब ना करोगे। एक सिचुएशन ऐसा आएगा जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर रेट ऑफ वेपराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो जाएगा, ऊपर जाने का रेट और नीचे आने का रेट सेम हो गया। जिस पॉइंट पर रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो गया, दोनों ऊपर जाने का नीचे आने का रेट सेम हो गया, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। उस पॉइंट पे यहाँ पे वेपर्स के मॉलिक्यूल कांस्टेंट, टेम्परेचर तो दे ही रखा था, वॉल्यूम जो था वो कांस्टेंट ही था, तो उसका प्रेशर कांस्टेंट होगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, जो इक्विलिब्रियम पर होगा। क्या अभी क्लियर है वेपर प्रेशर क्या होता है? यस सर। और वेपर प्रेशर of water is also called aqueous tension. It's quite irritating dealing, ऐसा लग रहा है मेरे कान के पास ही कोई वो कर रहा है। Vapor pressure depends only on temperature. It is independent of amount of liquid taken, shape and size of vessel. चाहे ऐसा शेप हो, इसमें इतना लिक्विड लिया हो, चाहे इतना लिया हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। चाहे ऐसा शेप हो वेसल का,
इसमें इतना लिक्विड हो, इतना हो, कितना भी हो, द वेपर प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट. इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, कम करोगे तो कम होगा. बस. क्लियर है? यस सर. यस ओके. चले हम आगे. कुछ क्वेश्चंस करते हैं. Exercise 1, part 2, all 4 questions. Section B. B1, B2, B3, B4. B1, B2, B3, B4, all 4 questions. अच्छा, जो बच्चे एक्सपर्टाइज अटेंड कर रहे हैं उन्हें लगता है कि कुछ एक दो ही छोटे, मतलब एक दो ही डाउट है जो अच्छे क्वेश्चंस है, तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो ना. शायद 3-4 बच्चों ने हाथ खड़ा किया था. अभिषेक, आर्य, कौशल, और किसने खड़ा किया था, जिनने भी खड़ा किया था. तो तुम्हें ऐसा लगता है कि एक दो तीन क्वेश्चन है, मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना. मैं जब जैसा टाइम लगेगा सॉल्यूशन भेज दूंगा फिर उसका सॉल्व करके. सर. हाँ. सर आप रिपीट कर सकते हो कौन से क्वेश्चन अभी सॉल्व करने हैं? क्या? बी, सेक्शन बी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, ऑल 4 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी. अच्छा, मैं भेज सकता हूँ ऐसा बोला क्या तूने? यस सर. मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है, मैं भेजूंगा कैसे? स्क्रीन पे शेयर करता हूँ. यहाँ तो ओपन करना नहीं तो वो ऐप नहीं क्या रेजो सर वाला? यस मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है तो ग्रुप पे तो मैं नहीं भेज पाऊंगा, तो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन पर. सर देख लियो रेजो सर. रेजो सर से देख लियो. ठीक, थैंक यू. वेलकम सर.
किसी को पता लग रहा है कि कहाँ पे होगा वो? सर लास्ट में होता है वो। मैं तो सिर्फ एक ही पेज खुल रहा है बस। सर गैसियस स्टेट में होगा। गैसियस स्टेट दिख रहा है क्या कहीं इसमें? सर वो एकदम नीचे जाइए वो स्क्रॉल बार से। ये ये वाला एग्जिट फुल या ये वाला? वही आ रहा है सिर्फ एक ही पेज। सर डेटा में होगा शायद। एक एक पिक्चर आ रहा है बस। शायद ऑप्शन हट गया। किसी ने ट्राई किया था? मैंने बताया था कि तुम्हें कैसे डाउनलोड करते हैं। सर वो राइट क्लिक एक्सटेंशन डाउनलोड करके भी होते हैं। तो छोड़ो। कौन सा डाउट है? B1 to B4? सर B3 बता दूं? सर वो मोल फ्रैक्शन, हम जो अगर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस में ये मोल फ्रैक्शन में अगर हमारे पास ये अलग अलग गैसेस होंगे तो उसका मोलार वेट निकालने के लिए हम जो परसेंटेज लेते हैं वो परसेंटेज बाय वॉल्यूम होता है या फिर बाय मास होता है? मुझे क्वेश्चन तो तुम्हारा अच्छे से नहीं समझ में आया कि क्या पूछना चाहते हो। मतलब मोलार वेट, एवरेज मोलार वेट का बोल रहे हो? यस सर। एवरेज मोलार वेट M1N1 plus M2N2 plus M3N3 upon N total, यस सर। ये होता है। बट एवरेज मोलार मास कहाँ यूज आ गया तुम्हें? सर B3 में। B3 में मैं देखता हूँ B3। A compound exists in the gaseous phase both as monomer and dimer. The atomic mass of A is 48, molecular mass is 96. 96 gram of the compound confined in a vessel of volume this, temperature this. The pressure developed if the compound exists as dimer to the extent of 50% by weight. चलो टोटल 96 ग्राम लिया है। 48 ग्राम डायमर, 48 ग्राम मोनोमर। एम एवरेज का तो यूज नहीं आएगा वैसे इसमें। A2 और A 50% टोटल वेट दे रखा है 96 ग्राम, तो 48 ग्राम ये, 48 ग्राम में बाय वेट हाफ ऑफ। इसके नंबर ऑफ मोल्स वेट बाय मोलर वेट 0.5 मोल्स, 48 बाय 96। इसके 48 बाय 48 1 मोल, तो दोनों के मोल्स आ गए 0.5 and 1। The pressure developed if the compound exists as dimer this, टोटल प्रेशर बताना है। टोटल प्रेशर N total RT upon V, N total 1.5, R का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 2 into 273, 273 plus 273,
अपॉन वॉल्यूम 33.6 लीटर। या चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। बाय चांस यहाँ पे 1 मोल होता, RT टेम्परेचर 273 होता, वॉल्यूम 22.4 होता, तो प्रेशर आता 1, मतलब R एज इट इज, T एज इट इज, इसको मैं लिख देता हूँ 33.6 को 22.4 इंटू 1.5, 33.6, ये T एज इट इज 1.5 कैंसल। क्लियर? सो इन 1 मोल RT अपॉन T इसका वैल्यू होता है 180 m। एक्स्ट्रा क्या आ रहा है यहाँ पे 2, सो 2 इंटू 180 m। मतलब कैलकुलेशन कर सकते हो तुम, तुम्हारा आंसर आएगा। जस्ट मैंने एसटीपी कंडीशन का एडवांटेज लिया है कैलकुलेशन में। एसटीपी कंडीशन पे नंबर ऑफ मोल्स 1, टेम्परेचर 273, वॉल्यूम 22.4, तो प्रेशर 180 m होता है। सो इन 1 मोल RT अपॉन दिस बचा क्या, सिर्फ 2 बच गया। आया समझ में क्वेश्चन? हो सकता है बीच में तुमने किया हो, लेंथी कैलकुलेशन रहा हो, तो थोड़ा सा अप्रोच भी मैटर कर जाता है कभी कभी एग्जाम में, कैसे हम कैलकुलेशंस को इजी बना रहे हैं। Is that okay B3? चलो होमवर्क में तुम्हें डीपीपी दिए थे, कितने डीपीपी दिए थे होमवर्क में? 7 तक। तो एक तो वो 10 कर लेना, और यहां पर होमवर्क का भी मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूं। एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन बी तो पहले भी, सेक्शन ए पहले भी दे चुका हूं मैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, डेफिनेटली इसका सेक्शन भी पार्ट 2 का तो हो गया, सिर्फ पार्ट 1 का सेक्शन भी बचता है, उतना ही ऐड हुआ है होमवर्क तो एक्सरसाइज 1 में। पार्ट 1 up to question number 6, part 2। up to question number 6, part 3 up to question number 6। so इतना होमवर्क है एक्सरसाइज से, और 4 नहीं कितने 7 डीपीपी हो गए थे ना, तो 10 तक बोले 3 डीपीपी और डीपीपी नेक्स्ट वीक में एडिशनल क्लास लगेंगे डीपीपी डिस्कशन की, ठीक है। चलो सेशन एंड करें फिर हम। यस।